तो आज हमारा उस बात को लेकर कुछ सरकार से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि हरियाणा की जनता हर वर्ग आज त्रस्त है। इन्होंने हरियाणा का को विकास की पटरी से उतार दिया आज, और हरियाणा का बहुत नुकसान किया। ऐसे में हम इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सही नारा जो है वो 9 साल बेमिसाल नहीं है, सही नारा है 9 साल क्यों है हरियाणा बेहाल। 9 साल और हमारे 9 सवाल, हम अपने 9 सवाल इस सरकार, आप लोग के माध्यम से सरकार से हम ये 9 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, सरकार बताई 9 साल में हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी दर में नंबर 1 कैसे बन गया। आज भारत सरकार संसद के अंदर लिखित जवाब ये दे रही है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है, और भारत सरकार, मोदी सरकार ने इस सत्र में यह भी बताया कि ना सिर्फ बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा की बेरोजगारी दर 3.5 गुना ज्यादा है 2014 से। 2013-14 के मुकाबले में 3.5 गुना हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई। ये मोदी सरकार बता रही है, केंद्र की सरकार। तो हरियाणा में इतनी बेरोजगारी कैसे आ गई? ना कोई निवेश हुआ, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर भर्तियां उस हिसाब से सरकारी रोजगार दिलाने में सरकार सफल हो पाई। या तो बहुत से पद समाप्त कर दिए गए, या भर्ती घोटालों में, HPSC SSC घोटालों में वो सारी भर्तियां या तो हो नहीं पाई, एक के बाद एक पेपर लीक हुए। और जो फिर भी कोई एक आधी लिस्ट आई, तो आपने जैसे देखा कि उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस दी गई। जैसे कृषि विभाग के लिए अभी HPSC ने 600 ADO पद की भर्ती करी, जिसमें केवल 50 का चयन किया गया, जिसमें केवल 24 हरियाणा के थे 600 पदों के अगेंस्ट। इसी रूप से SDO इलेक्ट्रिकल में भर्ती हुई थी 99 पोस्ट 2021 में, इसमें केवल 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। इसी रूप से 2019 में उससे पहले SDO भर्ती हुई थी, उसमें 80 में से 78 बाहर के और 2 हरियाणा के। उस समय JJP की पार्टी ने भी बहुत शोर मचाया था उस पर, आज वो सरकार का हिस्सा है। उससे पहले और इसी के साथ इसी साल लेक्चरर ग्रुप B टेक्निकल एजुकेशन 157 में 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 बाहर के उम्मीदवार, केवल 7 हरियाणा के। HCS भर्ती 2021 में भी 34 बाहर के सिलेक्ट हुए थे। तो ये हरियाणा प्रदेश, बाकी किसी प्रदेश में मैंने आंकड़े शेयर किए थे कि RPSC ने मैं कहा कि केवल 1% से कम बाहर के प्रदेश राजस्थान में भर्ती किए जा रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो जहां पे हरियाणा वासियों से ज्यादा, यहां तक कि 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी उपयुक्त नहीं मिला HPSC के चेयरमैन के लायक। उनको भी झारखंड से लाके नियुक्ति की गई। हरियाणा अकेला प्रदेश है जहां भर्ती करने वाले कमीशन के चेयरमैन उस प्रदेश के ही नहीं है, दूसरे प्रदेश के। ये एक नया, मैं समझता हूं, तजुर्बा सरकार ने, और यही कारण है कि आज सरकार, पहला हमारा प्रश्न है नंबर 1 बेरोजगारी कैसे बन गया हरियाणा में। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, नोट फॉर जॉब, इन सारे बड़े बड़े घोटालों में के जांच के लिए CBI और ED हरियाणा में कब पहुंच रही है, पहला हमारा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हरियाणा महंगाई और गरीब कल्याण योजना बंद करने में नंबर 1 क्यों बना, कैसे बना? महंगाई में हरियाणा नंबर 1। आपको पता है कि पीछे NSO की रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में महंगाई में हरियाणा नंबर 1। NSO भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में खुदरा महंगाई दर हरियाणा में पूरे देश में सबसे रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई थी। ये मई 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार की है, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा है हरियाणा में, सबसे ज्यादा वैट लगाया गया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आज सबसे महंगी बिजली हरियाणा में देश के अंदर। तो सबसे ज्यादा महंगाई, और महंगाई के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को
बंद करने में भी हरियाणा नंबर 1। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, इंदिरा आवास योजना की स्कीम बंद कर दी। जो प्लॉट इस सरकार के पीएम आवास योजना के अनुसार जो हरियाणा को आवंटित किया गया, पहचान पत्र के जंजाल में, पोर्टल के जंजाल में गरीब कल्याण योजनाओं से वंचित करने में हरियाणा सरकार नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में नंबर 1 ये सरकार साबित हो गई है। तीसरा सवाल, पहला बेरोजगारी का, दूसरा में नंबर 1, गरीब की कमर तोड़ने में नंबर 1। जो हरियाणा कभी विकास दर में प्रति व्यक्ति, आय में प्रति व्यक्ति, निवेश में देश में नंबर 1 हुआ करता, आज वो निवेश दर में देश में आखिरी नंबर पे क्यों आ गया? और विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतर गया? बड़ी बड़ी नई योजनाएं तो आई नहीं, बड़े मंजूर शुदा परियोजनाओं को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या रद्द कर दिया गया? जो हमारे समय की मंजूर शुदा परियोजनाएं थी आपके सामने है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 9 साल की हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय, कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम 16,872 से बढ़कर 1.25 लाख रुपए तक पहुंची थी और यानी कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय 640% की वृद्धि हुई थी 9 साल हुड्डा सरकार में, 640%। इसकी तुलना में 9 साल की खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय केवल 45% बढ़ा है। यानी कि एक तरफ 7.5 गुना बढ़ा था 9 साल के कार्यकाल में, 7.5 गुना प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई हरियाणा, प्रत्येक हरियाणा वासी के, और दूसरी तरफ केवल 1.4 गुना बढ़ोतरी। तो ये आप देख सकते हैं, कोई नई परियोजना आई नहीं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों 1 इंच भी नई रेल की लाइन नहीं बनी हरियाणा में? सरकार बताए। मैंने कहा विकास में हरियाणा पीछे क्यों चला गया? क्यों 1 भी इंच रेल की लाइन नहीं बनी? क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? जब 4 साल, जब मेट्रो 2010 से बाहर आई दिल्ली के बाहर, उससे पहले दिल्ली में से बाहर अलाउड नहीं थी, जब उस 4 साल में हम हरियाणा के अंदर 81 किलोमीटर मेट्रो 4 साल में हुड्डा सरकार के समय बन सकती थी, तो 9 साल में 81 नहीं, 8 नहीं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 8 खंबे तो बन सकते थे। लेकिन क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? क्यों 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी? क्यों 1 इंच नया थर्मल कारखाना नहीं लगा? क्यों एक नई IMT या औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर स्थापित नहीं करा पाई ये सरकार? सरकार बताए। विकास में क्यों ठप? और निवेश में, निवेश दर में आपको जैसे पता है, RBI ने अभी पीछे जो आंकड़े निकाले उसके अनुसार हरियाणा निवेश दर में सबसे कम निवेश हो रहा है हरियाणा। मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी इसको लेकर। तो आज विकास और निवेश में हरियाणा क्यों लुढ़क गया, देश में सबसे पीछे क्यों आ गया, ये हमारा अगला प्रश्न था। चौथा सवाल, जो प्रदेश हरियाणा कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय, किसानों को जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट मिलते थे, भाव, सबसे सस्ती बिजली मिलती थी, सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती थी, बिल माफी होती थी, लोन माफी की सुविधा किसान को थी, आज वही प्रदेश हरियाणा देश में किसान अत्याचार में नंबर 1 कैसे बन गया? हमारा सवाल। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में अगर लाठीचार्ज हुआ किसान पे तो हरियाणा के अंदर हुआ। सबसे ज्यादा अगर किसान पे आंसू गैस के गोले दागे गए, उसको पानी की बौछारों के निशाने पे लिया गया, उस पर हर प्रकार का अत्याचार हुआ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ। सबसे ज्यादा मुकदमे अगर बनाए किसानों पे तो हरियाणा प्रदेश। उसके बाद समझौता हुआ, 750 किसानों की जानें चली गई, उसमें समझौता हुआ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं उस समझौते का क्या हुआ? ये हमारा अगला प्रश्न है। आज किसान अत्याचार में देश में नंबर 1 पे हरियाणा कैसे पहुंचा? बेरोजगारी में देश में सबसे आखिरी और किसान अत्याचार में नंबर 1। 5वां हमारा सवाल,
हरियाणा को भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1 किसने बनाया? कैसे बना हरियाणा भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1? एक के बाद एक घोटाले। ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी है जेजेपी का, आपको पता है। आज सबके सामने बात है कि कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन समझौता हुआ नहीं था। ये तो अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और भ्रष्टाचार की छूट के लिए महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन हुआ था। आज सबके सामने आ चुका है। एक के बाद एक घोटाला। घोटालों की हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते एक नई लिस्ट आती है। कोई नया घोटाला आता है। जमीन घोटाला नीरज दफ्तवार, जमीन और संपत्ति घोटाला जवाहर यादव, शराब घोटाला डिप्टी सीएम महकमा, जहरीली शराब घोटाला, सीएजी आबकारी घोटाला लेटेस्ट, एचएसएससी घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एस्टेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, जो अरविंद शर्मा जी ने जो कहा कि रोहतक के कोई पूर्व मंत्री उसमें शामिल है, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला अंबाला के अंदर जो किया जा रहा है, फैमिली आईडी घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला इत्यादि। ये घोटालों का प्रदेश, भ्रष्टाचार में प्रदेश में नंबर 1 बन गया। भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हो गया और जो है भ्रष्टाचार के आधार पर समझौते वाली सरकार ने आज हरियाणा को भ्रष्टाचार में इतना कलंकित कैसे किया, ये हमारा प्रश्न। सवाल नंबर 6, जो हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, दूध दही का खाना था, आज वो हरियाणा नशाखोरी में देश में नंबर 1 कैसे बन गया? नशे का कोई लेना देना था हरियाणा में? आज हरियाणा के कोने कोने में नशे की समस्या इतनी व्यापक कैसे हो गई? बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा, नशा देश में सबसे ज्यादा, पंजाब से ज्यादा ओवरडोज में डेथ हो गई पिछले साल हरियाणा में। पंजाब में जब इतनी ओवरडोज की डेथ हुई तो पूरे पंजाब की राजनीति नशे के इर्द गिर्द घूम गई, लेकिन हरियाणा के अंदर जो आज सरकार ये जवाब भी उसको देना नहीं चाहती। ये हमारा सवाल कि नशाखोरी में देश में नंबर 1 हरियाणा कैसे बन गया। अगला सवाल, जो कांग्रेस राज में हुड्डा साहब की सरकार के समय अपराधी और गैंगस्टर हरियाणा छोड़ के भाग गए थे, उस हरियाणा को अपराध में नंबर 1 किसने बनवाया? और ये अपराध में सबसे आगे के प्रदेशों में हरियाणा भारत सरकार बता रहा है। भारत सरकार के आंकड़े महिलाओं के ऊपर अपराध में टॉप 5 में, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अपराध में टॉप 5 में हरियाणा पहुंच चुका है। जैसे कि आप जानते हो, कानून व्यवस्था चौपट होने के कारण, व्यापक बड़ी घटनाएं होने के कारण बड़ा जान माल का नुकसान जो आपने देखा, कई बार हरियाणा में इस तरह की बड़े जो है परिस्थितियां बनी, जो कानून व्यवस्था विफल हो गई, मशीनरी मफिन हो गई, उसके नुकसान में भी जम्मू कश्मीर से ज्यादा नुकसान जान माल का इस सरकार में हरियाणा में बार। तो हर तरीके से कानून व्यवस्था में की विफलता में आज हरियाणा देश में सबसे खराब स्थिति में क्यों आया, ये प्रश्न बनता है। हमारा 7वां प्रश्न, 2014 में जिस प्रदेश पे 61,000 करोड़ का कर्जा था, बिना कोई रेल की लाइन बनवाए, बिना कोई मेट्रो बनवाए, बिना कोई आईएमटी या औद्योगिक क्षेत्र बनवाए, बिना कोई बहुत बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज इस तरह की कोई करे, बिना कोई थर्मल का कारखाना बनाए, आज उस प्रदेश पे 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज कैसे चढ़ गया? तो ये भ्रष्टाचार की देन है। आज हर प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1.5 लाख का कर्ज हर प्रदेशवासी पे चढ़ाने का भी सरकार ने किया। और कार्य क्या किया वो आपके सामने, को कार्य किया नहीं। 8वां सवाल, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हरियाणा का सरकारी शिक्षा तंत्र बर्बाद क्यों हुआ? आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर अभी NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो आई थी, रैंकिंग आई थी, ये भी रैंकिंग कोई हमने नहीं करी,
भारत सरकार की रैंकिंग में। इसमें शिक्षा नीति की पोल खुल गई। एनआरआई रैंकिंग के अनुसार ओवरऑल टॉप 100 में हरियाणा का कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट आई। आपको याद होगा 2014-15 जब मोदी सरकार आ गई थी प्रदेश में, देश में, उस समय की जो रैंकिंग आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उस समय हरियाणा के 7 यूनिवर्सिटीज, रोहतक भी यूनिवर्सिटी शामिल थी, उस समय टॉप 100 में थे। आज एक भी क्यों नहीं? उस शिक्षा की ये स्थिति क्यों गिर गए? कौन जिम्मेदार है? एमबीबीएस में जो हमारे समय 40,000 रुपए की फीस थी, आज वहां पर 40 लाख की बॉन्ड की प्रत्येक स्टूडेंट से 40 लाख की बॉन्ड की कंडीशन कहां आई? क्या कोई गरीब माता पिता, कोई मध्यम वर्ग का माता पिता 40 लाख रुपए दे सकता है? मेडिकल कॉलेज तो तभी बनाए गए थे। एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर कोई स्थापित नहीं हुआ इस सरकार में। और यहां तक कि प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन खिलाड़ियों को सम्मान देने वाला हरियाणा, पद लाओ पदक पाओ की नीति वाला हरियाणा, ऐसे हरियाणा में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज खिलाड़ियों को पद क्यों नहीं देना चाहते, प्रतिष्ठा क्यों नहीं देना चाहते? और छोड़ो पद और प्रतिष्ठा छोड़ो, हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय भी क्यों नहीं दिलवाना चाहते? केवल उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये कितनी घोर अन्याय की बात है। इसमें महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की भी और खेलो इंडिया नारे की भी अगर एडवर्टाइजमेंट कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं निकला, वो ब्रिजभूषण बचाओ निकला, वो खेलो इंडिया नहीं निकला। तो ये स्थिति है। आज ये 9 साल 9 सवाल हम आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार बताए ऐसा हरियाणा का भट्टा आपने कैसे बिठाया? क्वेश्चन करोगे? प्रश्न और भी बहुत से बनते हैं। अब 7 महीने का समय बचा है तो प्रश्न ये भी बनते हैं कि इन्होंने अपने वायदे पूरे क्यों नहीं किए? एमएसपी गारंटी कहाँ है? भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, उसका क्या हुआ? 5100 बुढ़ापा पेंशन का वायदा था, उसका क्या हुआ? ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था, उसका क्या हुआ? पंजाब पे स्केल की बात थी, उसका क्या हुआ? मनेठी एम्स की बात थी, उसका क्या हुआ? 7 महीने में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात थी उनके मैनिफेस्टो में, उसका क्या हुआ? कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, उसका क्या हुआ? ये सारी जो उनकी मैनिफेस्टो की और भी बहुत से ऐसे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए बीजेपी और जेजेपी, खैर वो तो मैनिफेस्टो की तो कोई बात रही नहीं, ये तो गठबंधन है ही नहीं। मैनिफेस्टो के आधार पे तो ठगबंधन साबित हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई में नई बात नहीं है। ये आपको हम प्रेस नोट के माध्यम से आप सबको पहुंचवाएंगे ताकि आपका काम
हम आप लोग का भी ध्यान रखते हैं, आप लोग का भी ख्याल रखते हैं, तो आप भी हमारा ख्याल रखना। जब हम प्रेस नोट भेजें तो उसमें ज़्यादा काट छाट मत करना। हमारे 9 साल 9 सवाल, क्यों प्रदेश की जनता बेहाल, ये मैं समझता हूँ कि जो है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, बड़ा भारी इस सरकार ने काम तो कुछ किए नहीं, हरियाणा का बहुत नुकसान करा दिया, लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि लगभग सरकार ने डीपीआर महकमे में 525 करोड़ का बजट 2023-24 के लिए, जिसमें से 250 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और फिर अलग अलग, तो इतना भारी बजट सरकार ने, मैं समझता हूं क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी को कहते थे, उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। तो काम करो मत, और इतना बड़े पैमाने पे ये बजट खर्चा जा रहा है। आप लोग सभी रोहतक के हमारे प्रेसकर्मी ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कलम में वो साख है और वो ईमानदारी है जिसको किसी भी प्रकार का कोई बजट प्रभावित नहीं कर सकता, और आप हमारी खबरें अच्छी तरह लगाएंगे। मगर इन्होंने ये किया, इन्होंने करने का काम किया है, तो ये मैं समझता हूँ इसका भी मुंहतोड़ जवाब आप लोग के माध्यम से आप देंगे। और वैसे भी सोशल मीडिया का भी है, आजकल सोशल मीडिया अच्छा चलता है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, हम सोशल मीडिया के अपने सारे साथियों को कहना चाहते हैं, अब ये सोशल मीडिया पे भी बजट खर्च रहे, लेकिन सोशल मीडिया में बजट खर्चने से जन भावनाएं दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि बजट खर्च के सोशल मीडिया पे ये दिखाएं कि भाई बहुत अच्छा है, ये वो बड़ा अच्छा काम हुआ, बहुत इस सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया बीजेपी सरकार, तो उस पर 9 व्यू, और ये दिखाएं कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, सरकार ने भट्टा बिठा दिया, उस पर देखें 90,000 व्यू। तो जो लोग देखते तो हमारी, इसीलिए सोशल मीडिया वाले वो आप सत्य दिखाते हैं, और अगर कोई सोशल मीडिया वाला प्रभावित हो जाता है तो दूसरा जो सत्य दिखाता है उसका ज्यादा टीआरपी बढ़ा देते हैं। हम विपक्ष में है तो हम टीआरपी तो बढ़ाएंगे किसी ना किसी को। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार के कारनामे हैं। 9 साल 9 सवाल। अब हम लेंगे आपके सवाल। 9 साल 9 सवाल ये हमारी तरफ से थे। नीरज दत्तवार का और जवाहर यादव का जो नाम तोड़ दिया, लेकिन लीकर मामले में आपने डिप्टी सीएम और उसका विभाग को नहीं दिखाया। भाई नहीं वो बाई नेम ही है, तो अपना नहीं, वो असल में वो दोनों घोटाले, जमीनी घोटाले, लेकिन बाई नेम अलग अलग घोटाले थे। और तो है ही, तो है इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं कि जिसके पास महकमा है, और हम तो कह ही रहे हैं ये तो गठबंधन ही भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ है। 5100 बुढ़ापा पेंशन तो केवल लोगों को दिखाने के लिए कहा था। और हम क्या कह रहे हैं, जेजेपी के विधायक ही बता रहे हैं, नारनौल से विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी बता रहे हैं कि खोपर एकलाई जीवन लग रहा है। वो कह रहे हैं, ऑफिशियली का रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है। इसके बाद कहने की क्या गुंजाइश रहती? कौन जी ईमानदार लोगों की खून पसीने से कमाई गई राजस्व को जीवने की सरकार साबित हो रही है, ये उन्होंने ठीक कहा। तो इसमें जेजेपी और बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है, कौन सा ज्यादा, किसका कौन मंत्री, कौन ज्यादा इसमें आगे आएगा। और ये हम बताएं उससे पहले दादा गौतम बता गए। हम धन्यवाद करते हैं, पंडित हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बता गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई अमृत घोटाले में क्या कौन, हमने तो कहा नहीं कुछ, पलट भी गए। वो तो चलो, तो वो तो कोई जो है वो तो फिर पलट जाएंगे, तो क्या है, वो तो जो है जो वो तो जिसको पलटना है वो कोई एक बार तो नहीं पलटेगा, तो कई बार पलटेगा। अच्छा एमपी साहब, आपने कहा कि स्टेट की जो जॉब्स हैं वो आउटसाइडर्स को दी जा रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? नहीं, इसके इसमें पीछे कोई इनकी साजिश है, क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई पर्पस क्या है इनका? देखिए कई बातें इसमें मैं हर गवर्नमेंट का
कर्तव्य होता है सरकार की कि वो अपने प्रदेश के नौजवानों की अधिकारों की रक्षा करें। उसका कई तरीके से उसकी रक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पे ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पे जितने भी आपके इम्तिहान होंगे वो उनकी लैंग्वेज में लेना कंपलसरी है। गुजरात उसमें शामिल है, गुजराती भाषा में देना पड़ेगा आपको। पंजाब हर जगह आपको उनकी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। जहां पे उनकी लैंग्वेज नहीं है और हिंदी में आए, जैसे हम हिंदी उसमें आते हैं रीजन में, तो जैसे राजस्थान में मैंने कहा राजस्थान के अंदर 40% राजस्थान की जनरल नॉलेज। और जैसा कि बीडी कल्ला जी जो आगे शिक्षा मंत्री थे उनके पास ये जो है उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जवाब दिया कि पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में 1% से कम नौकरी राजस्थान से बाहर को के जो है लोगों को राजस्थान में मिली, चाहे वो आरपीएससी की बात हो चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन की बात हो। हरियाणा के अंदर इससे विपरीत स्थिति बन रही है। ना तो कोई अपना जनरल नॉलेज का कोई प्रावधान रखा गया है, डोमिसाइल की जो कंडीशन थी वो रिलैक्स कर दी गई है 5 साल। तो ये एक अकेला ऐसा प्रदेश है, एचपीएससी के चेयरमैन बाहर से लाके नियुक्त कर दिए गए। उनकी जितनी भी भर्तियां आ रही हैं या तो रिक्त पद छोड़े जा रहे हैं या वो बाहर से आके भर्ती हो रहे हैं। एक के बाद एक लिस्टें आ रही हैं और दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। जब दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही हो एचपीएससी में, एचएसएससी में, अगर आप बाहर, मेरा ये अंदाजा है, बाकी ये जांच का विषय है कि भाई इतने बड़े पैमाने पे बाहर के नौजवानों को हरियाणा में जो रोजगार मिला, मगर मेरा ये अंदाजा है ये जो पेपर लीक गैंग और ये जो हैं, ये जो सारे हैं, ये जो अगर आप बाहर के नौजवानों को अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर दोगे तो हरियाणा के अंदर वो जो है उस रूप में आपकी जो है, मैं समझता हूं कि उस बात को दबाए रखे रहने के लिए बाहर के नौजवानों में आप जो है इसके लूट खसूट करके वहां पे उस माध्यम से आप जॉब दो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसके पीछे अगर कोई कारण है, मेरा मानना है कोई गहरी साजिश से ज्यादा भ्रष्टाचार। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कह दिया था कि हरियाणा निवासी कंधे से नीचे मजबूत होते ऊपर कमजोर होते। ऐसा लगता है कि वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए जो है इस तरह की जो लिस्टें हैं जो निकलती हैं, तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए इन लिस्टों को निकलवाने में आमादा रहते हैं। मगर असली कारण अगर रूट का कारण है तो भ्रष्टाचार। दीपेंद्र जी, आपने बहुत से घोटालों का जिक्र किया और कुछ नाम भी लिए, और चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या आप हो या कांग्रेस का कोई लीडर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या उन लोगों के खिलाफ आपकी सरकार बनने के बाद एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, भ्रष्टाचारों की एक लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई। मैं समझता हूं कि आपको बताई नहीं, आपको पता ही है इनकी भ्रष्टाचार की जो ये वही भ्रष्टाचार के मामले हैं जो समय समय पे मीडिया के माध्यम से उजागर हुए हैं। पिछले 9 साल में मैंने सारी लिस्ट एक साथ आपके सामने पढ़ दी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बाकायदा चार्जशीट तय करेगी, चार्जशीट एक कमेटी बनेगी हमारी, जो कि सारे ये जो घोटाले हैं इनको सारे सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट हम लेके आएंगे और लोगों के आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, तो मैं उम्मीद करूंगा निश्चित तौर से जहां ये भ्रष्टाचार के मामले आए वहां पे कार्रवाई। आपने पर्टिकुलर नाम लिए हैं, आपने नाम ले दिया तो उनसे ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज कराई है? देखिए, मैंने जो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले बताए हैं आपको, उन सब मामलों में जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार की उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलता है तो जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें जांच होगी और हम पूरी कार्रवाई कराएं। जो उचित कार्रवाई हो, जो बनती है कार्रवाई हो तो होनी चाहिए। दीपेंद्र जी, एक कंपनी को सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया है, यासी नाम की जो प्रॉपर्टी सर्वे करती है। अब मैंने प्रॉपर्टी आईडी घोटाला भी आज बोला था,
और मगर वो जो हाँ सॉरी उसमें एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और सभी उनमें प्रॉपर्टी आईडी सब में त्रुटि मिल रही है, तो क्या उस कंपनी से वापस वो जो भी दिया गया उससे वापस नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, ये जो आपके लोकायुक्त द्वारा, सरकार नहीं लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई है और इसमें करोड़ों रुपए की पेमेंट हो चुकी है। ये आज ही कार्रवाई हुई है, तो निश्चित तौर पे फैमिली आईडी का जो प्रॉपर्टी आईडी का जो घोटाला था, ये बड़े व्यापक पैमाने पे घोटाला था, जिसकी वजह से हरियाणा के आज उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने लाखों जो है प्रॉपर्टी आईडी के मामले गलत हैं, त्रुटियां पाई गई, लाखों की संख्या। तो एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान होगा, लेकिन 48 लाख हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में 40 लाख जैसे आप बता, तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो एक बड़ी इतने व्यापक पैमाने पे घोटाला हरियाणा की सरकार की मध्यस्थता के बिना, सरकार के बैठे हुए मंत्रियों की इन्वॉल्वमेंट के बिना संभव नहीं है। अब लोकायुक्त ने उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने आदेश दे दिए, लेकिन ब्लैक लिस्ट लेने से काम नहीं चलेगा। ये भी एक वैसा ही विषय है कि जो भी भ्रष्टाचार में इसमें शामिल पाया जाए उस पर पूरी कार्रवाई हो। कई घोटाले तो इसमें मैंने लिखे नहीं। रोहतक में सफाई घोटाला, मतलब ये तो वो वाले घोटाले हैं जिन्होंने प्रदेश की हेडलाइन में जो आए, प्रदेश की हेडलाइन में। जो स्थानीय घोटाले हैं, फरीदाबाद के अंदर कॉरपोरेशन घोटाला, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घोटाला, जो हमारे एक विधायक जो गुड़गांव के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घोटाला, रोहतक के अंदर सफाई टेंडर घोटाला, वो आपने देखा, वो भी सामने आया था। तो वो लोकल लेवल के घोटाले इसमें नहीं है, इसमें तो केवल प्रदेश स्तर के घोटालों की लिस्ट है। इन बीजेपी के घोटालों के लिए हमें एक नई किताब निकलवानी पड़ेगी। उस किताब की जो है मैं समझता हूँ कि पूरा ये स्थिति है। इसमें एक चीज और है कि बहुत सारे सर्विसेज है हरियाणा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आईडी से अटैच, उन सर्विसेज पे भी इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट के बिना सरकार हर प्रकार के सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करे इस बड़े पैमाने पे, वो सरकार जो है आज उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, विपक्ष तो लड़ाई लड़े, लेकिन उसके लिए आप लोग भी इस बात को समझें कि अगर इस तरीके से सरकार विपक्ष की आवाज को, अब राजस्थान में चुनाव के डिक्लेयर होते ही ये छापे जो पड़ रहे मारे जा रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान के, मुख्यमंत्री जी के, जो वहाँ पे गहलोत साहब हैं, हर व्यक्ति के पहुंचे हुए हैं। तो ये केवल राजस्थान का उदाहरण नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वो दबाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तो नहीं दिया जा रहा। अनिल विज कह रहे हैं कि जेल में कमरा तैयार करवा दिया। तो वो हुड्डा साहब उसमें कई बार जवाब दे चुके हैं। और जो है कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास, और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सजा हुई थी अंग्रेजों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेजों की काली कोठरियों में। तब ये नहीं पता था देश आजाद होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने जायज लड़ाई लड़ी थी। हुड्डा साहब में वो संस्कार हैं, हमारे में वो संस्कार हैं। हम ईमानदारी से हरियाणा वासियों की, देशवासियों की, भारतवर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए
हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी और कोई ऐसी जेल नहीं है जो ये हम उस जवाब का जो उन्होंने बोला ना उसको आप सुना देना जिन्होंने बोला। सरकार ही अच्छा 9 साल के और दूसरी बात, ये जो बारी बारी बोलते हैं कि ये जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज है? कैसे बोल सकते हैं? कोई सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आज आपने बोला मेरे से प्रश्न पूछा कि इतने घोटाले गिनवाए, तो मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी को जेल में डलवाएंगे, किसी को जेल, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का तो ये तो नियम है कि जांच हो। ये इनको किसने अधिकार दिया ये कहने के लिए? और यही हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाने की भी लड़ाई। अच्छा दीपेंद्र जी, कांग्रेस का संगठन के तौर पर चुनाव को देखते हुए कैसी तैयार है? बीजेपी ने तो अपना हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष भी आज बदल दिया है, ओम प्रकाश भान नायब सिंह सैनी को बना दिया है, नायब सिंह सैनी को। आपकी किस तरह की तैयारी है संगठन को लेकर? ये हमें जानकारी देखो, इस बारे में जानकारी नहीं, आप संगठन की, आपकी कांग्रेस की कांग्रेस की क्या तैयारी है? संगठन को लेकर कांग्रेस की तैयारी है वैसे अच्छा, एक बार चेक करके बताएंगे उसके बारे में। जहाँ तो कांग्रेस की बात है, देखो वो तो मैं चेक करके बताऊंगा, उसमें जब तक पूरी हमें खबर नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का संगठन, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत भाई, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन घर घर में, बीजेपी का जो संगठन है वो पन्नों तक सीमित है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से, पिछले मैं कहूँगा कई वर्षों से, 2019 के इस टाइम से ही चुनाव से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब वो कहते हैं कि भाई, धनखड़ साहब की लगातार स्टेटमेंट है कि हमारा पन्ना प्रमुख बन गया और इनकी संगठन नहीं, इनका संगठन नहीं। और जब चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय में हमने कहा था कि हमारा संगठन घरों तक है, आपका संगठन पन्नों तक है। मैं समझता हूँ जब वो चुनाव क्षेत्र में गए होंगे, हमारे बैठे हैं कुलदीप जी बादली विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको बादली विधानसभा क्षेत्र में महसूस हुआ होगा कि हमारा संगठन घर घर तक था, तभी वहां से कांग्रेस जीती, तभी प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 31 सीट आई। केवल 3900 वोट शेयर में केवल 3900 वोटों का फर्क रह गया पिछली बार। और वो 3900 वोट, वो 3900 वो आदमी थे जो ये मान के वोट डालने नहीं गए कि 75 पार आ रहे हैं, इसमें क्या वोट देंगे। नहीं तो 3900 वोटों का फर्क नहीं है प्रदेश में। तो कृष्ण से कोई ये सवाल नहीं पूछने जाना था। वो तो इसलिए है कि बीजेपी का अध्यक्ष बदल दिया है। आपका तो ठीक था, मैं ये तो सुनो, फिर पैसे तो दिलवा दो। दीपेंद्र जी, आप देखो, सुनो भाई, देखो इसमें जो ये मैं बजट बता रहा हूँ आपको, ये मैं बजट बता रहा हूँ 525 करोड़ कहाँ हरियाणा का है? और हरियाणा का 2023-24। मतलब ये जो तो आपने ये सुनो, हम इसमें खुश हैं, हम इसमें खुश हैं अगर आप लोगों तक वो पहुंचे ईमानदारी से। लेकिन मैं एक और बता रहा हूँ, इसमें भी बड़ा भारी घोटाला सामने आएगा। है आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन्होंने, केजरीवाल जी ने हरियाणा में उपचुनाव आदमपुर में ये कहा कि पंजाब के पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसीलिए पंजाब पानी नहीं दे रही। मगर वो फैसला तो उनका थोड़ी है,
ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना था जब दो भाइयों में लड़ाई हो जाए कि पानी ज्यादा है कि कम है, तो कोर्ट फैसला करे। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पंजाब के पास ज्यादा पानी है, इसलिए वो पानी दे। ये कह रहे हैं कि भाई खुद ही अपना फैसले के बाद बोल रहे, उस टाइम भी पहला फैसला कि हरियाणा में पानी कम है, पंजाब के पास ज्यादा है, पंजाब को पानी देना हरियाणा को। आम आदमी पार्टी को इसमें बात में फैसले को स्वीकार करने में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को हरियाणा कह दे, आज कह रहे हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है देने को, लगातार कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं और भगवंत मान भी कह रहे हैं। देखो लगातार कह रहे पंजाब के पास पानी नहीं है देने को, कल को हरियाणा कहते कि हमारे पास पानी नहीं है दिल्ली को देने को, दिल्ली में इनकी सरकार है, फिर क्या होगा? देश ऐसे नहीं चलते। देश नियमों से, संविधान से, कायदे और कानून से चलते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं उनको, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं मैं, केजरीवाल साहब। देखिए पंजाब के जो उनके दुर्भाग्य है, पंजाब के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं बड़ा भारी दुर्भाग्य है, लेकिन ये उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं, वो और भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य। एमपी साहब 9 साल के दौरान करीब 30 घोटाले सामने आए, 3 हिंसक आंदोलन हुए, जांचें दबा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई कई ऐसी जांच रिपोर्ट है जो बड़ी बहुचर्चित रही, लेकिन उनको दबाया गया। और बाकी घोटाला देखिए, आज के दिन जांच एजेंसियां जो देश की ओवर टाइम काम कर रही है। उनका काम यह है कि भाई विपक्ष की कोई भी मजबूत आवाज हो देश में, उस आवाज को किस तरीके से घेरा जाए, उस आवाज को कैसे कुचलने के लिए पूरा प्रयासरत किया जाए। और उसके बाद मीडिया को भी, कोई मीडिया भी, तो आपने कहा मीडिया में भी ये जांच एजेंसियां मीडिया की तरफ खोलने में भी इनको कोई जो है, इन्होंने कोई किसी तरह का इनका कोई इन्होंने नहीं दिखाया कि भाई, तो पूरा अपना मीडिया की तरफ भी, तो ये स्थिति है। अच्छा ये कंफर्म है क्या जो बता रहे हो? सुनो, कंफर्म है, वो एक बार कंफर्म करके उस पर दे दो टिप्पणी। वो कंफर्म राष्ट्रीय सचिव बना दिया उनको। मेरे पास राष्ट्रीय सचिव कर लो एक बार अपनी फिर भी कंफर्म। सैनिकों देखिए इसमें तो भाजपा का ये अंदरूनी मैटर है, इस पर तो हम देखो किसी भी कोई भी पार्टी जो है उसके संगठन के फैसलों को लेकर वो उनका अंदरूनी मामला है। हम बीजेपी को कार्य जो इन्होंने किए 9 साल में घटा बिठा हरियाणा का, उस पर हम सवाल पूछते हो। तो बीजेपी की आदत है, बीजेपी की आदत है कि वो अपने काम नहीं बताते, कांग्रेस के संगठन पे सवाल पूछते रहते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी जो है संगठन पे धनखड़ साहब भी काफी कहते थे आपके संगठन के बारे में। वो कहते थे तो आपकी तो चिंता है, तो क्या चिंता कर रहे हैं एमपी साहब, क्या चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदलना क्या संगठन के लिए सही संकेत है क्या जी? भाजपा के लिए? क्या जातिगत तौर पे कोई साथ नहीं? ओबीसी कार्ड देखिए मैं जो मैंने कहा कि ये बीजेपी का संगठन का उनका अपना फैसला है। ये फैसला का जो है आकलन करना उनका काम है। हमारा काम है इस प्रदेश सरकार की ऑन द मेरिट सरकार कैसी चली है उसका आकलन करके आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना कि भाई प्रदेश में क्या स्थिति है। प्रदेश का तो भट्टा बिठा दिया, बना दो किसी को, किसी का बनाओ किसी को हटाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों का क्या भट्टा जो बिठाया, जो 9 सवाल हमने पूछे उसका बताओ बनाए किसी को। सवाल आपके क्या चुनावी मुद्दा होंगे और जनता के बीच में जाएंगे? हम 9 तो क्या, हम तो मैं कह रहा हूँ 900 सवाल लेके जाएंगे, लेकिन हाँ ये जो है ये मुख्य मुद्दे हैं। क्या कहते हैं ओपी जी, ये मुख्य मुद्दे हैं। आप इनमें देखिए तो बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा, महंगाई में नंबर 1 बन गया हरियाणा, नशे में हरियाणा, अपराध में हरियाणा, भ्रष्टाचार में हरियाणा। तो ये तो एक आपके और हमारे सबके लिए सोचने विचारने की बात है। विकास ठप हो गया, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, मैं परियोजनाओं के बारे में नहीं बोला, एक दिन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि ये बीजेपी तो विकास की तो बात ही नहीं करती। हमारा महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चला गया नोएडा, अकेला मैं लड़ता रहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी सांसद ने यह भी नहीं कहा कि ये नहीं जाना चाहिए। कितनी बड़ी परियोजना थी, उससे कितना नुकसान हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई, ठीक है प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो अपनी नहीं मंजूर कराते। ये मंजूर शुदा रेल कोच फैक्ट्री कितनी मुश्किल से मैंने मंजूर कराई होगी, वहां चली गई। एम्स का जो झज्जर बाड़सा वाला सेंटर है, वहां नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एक बनाया था, वहां पे 10 और बनने थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो 10 बने नहीं। एम्स बने
थी, बना नहीं। RRTS ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा एक दिन। RRTS जो मेट्रो की बात होती है, मेरठ पहुंच गया। मेरठ से पहले 3 RRTS की लाइन मंजूर थी, मेरठ की चौथी लाइन थी। दिल्ली पानीपत, दिल्ली हिसार वाया रोहतक और दिल्ली अलवर वाया मेरे ख्याल नमो जो है दिल्ली मेरठ का RRTS शुरू हो गया। रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम है, मेट्रो मतलब सबअर्बन उसको मेट्रो बोलते हैं। तो दिल्ली मेरठ में शुरू हो गया। आज आप देखो मेरठ में क्या जो है, मैं राजनीति के ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो मेरठ में बना के मंजूर हमने पहले यहाँ का कराया हुआ था। वो आसोदा के अंदर आखिरी जो बल्कि आसोदा छोड़ो, साखोल में जो आखिरी मेट्रो का खंभा है, इसके आगे 1 इंच नहीं आई। 10 साल तक इंतजार कर लिया। क्या ऐसी सरकार को 5 साल और दे, वहीं खड़ पड़ी रहे, विकास वहीं रुका रहे। हम लोग रोहतक तक नहीं, ये RRTS हम हिसाब तक लेके जाएंगे। रोहतक तो आएगा। हाँ, पहले चरण में रोहतक, पहले चरण में रोहतक। एक तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और हरियाणा पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, प्रदूषण की जहाँ तक बात है, मैंने प्रदूषण पे हमेशा हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के मैंने बात रखी है। ये प्रदूषण की समस्या बहुत सीरियस समस्या है। आज दुर्भाग्य ये है कि 23 में से जो सबसे प्रदूषित शहर हैं देश के, 23 में से 9 शहर हरियाणा के। ये हरियाणा के लिए सोचने की बात है, हरियाणा की सरकार के लिए सोचने की बात है। और हरियाणा की सरकार में केवल सत्तासीन ही नहीं, हरियाणा के हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए और हर विचारक व्यक्ति के लिए सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम इसको अब इस पे ध्यान केंद्रित करके इस मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे अच्छे से, तो हम अब अगली पीढ़ी को हम अच्छा स्वच्छ वातावरण नहीं देके जा रहे। उनके सेहत को लेकर हम एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए बहुत एक सेल्फिश अप्रोच होगी। इसीलिए हर वर्ग, मैं किसी भी वर्ग को ये नहीं कह रहा कि भाई जो है कौन जिम्मेदार है, कम है, कौन ज्यादा है। पॉल्यूशन के लिए हर व्यक्ति जो जिम्मेदार, हम सारे कलेक्टिवली जिम्मेदार है और हमें कलेक्टिवली इसका आंसर निकालना पड़ेगा। और हमें ये संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा में आज मैंने जैसे कहा कि भाई 23 में से हरियाणा की नॉर्थ इन कुछ चीजों में, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो तो हमारी अगली पूरी पीढ़ी को हमारे को अफेक्ट कर रही है। पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं। दीपेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता की चाबी लेने गई है, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है। क्योंकि हरियाणा की उनकी दुकान पे ताला लग गया। हरियाणा में जेजेपी की दुकान पे ताला लग गया। ताला लगा के उनको चाबी दे दी कि भाई तो अब जाओ, ये ताला खुलने नहीं वाला है। तो वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि भाई वो चाबी कहाँ फिट होगी। किसी के घर में, किसी की घुरेली में, कहीं कितने वो ताली, मगर वो ताली तो खराब होनी। इनकी चाबी खराब होली, इनकी चाबी से कोई ताला खुलने नहीं वाला। ये इनकी दुकान यहाँ भी बंद हो गई, हरियाणा में भी इनकी दुकान, निश्चित तौर से राजस्थान में भी इनकी दुकान खुलेगी नहीं। जो है लोग बड़े समझदार हैं। आज के दिन लिया यार, ये इस तरह के लोग हैं, इनको राजस्थान में एंट्री मत दो। ठीक है, धन्यवाद। मीडिया